कर्नल त्यागी, एक बार फिर से मोर्चा खुल रहा है। ये तो अगर वहां हम देखें तो वहां रशिया का यूक्रेन की राजधानी कीव पर फ्रेश अटैक हुआ। यहां इधर ये फिर से मिसाइल्स एक्सचेंज भी हैं, जिस तरह से फायर हुए दोनों तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से। भारत और आधी दुनिया के सामने जो एक संकट खड़ा है, क्या ये और बड़ा हो जाएगा? यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज की स्थिति में भी भारत के लिए संकट पैदा हो गया है। अगर ना हुआ होता तो भारत को अपने पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले कुछ ही समय में 4 बार ना बढ़ानी पड़ती और ये सिचुएशन आगे और बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी है। अमेरिका ने कहा कि आप इसे खोलो, ईरान ने कहा कि हम इसे खोल देंगे, आप हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं उनको रिलीज कर दो। तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका ने कहा कि हमने सैंक्शंस को रिलीज करने को न्यूक्लियर यूरेनियम के एनरिचमेंट से जोड़ा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने से नहीं जोड़ा था। लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खोलो, सैंक्शंस हम तब रिलीज करना शुरू करेंगे जब आप अपना यूरेनियम हमें दे दोगे। दोनों तरफ की जो शर्तें हैं वो ऐसी हैं कि उनमें कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ये जो अब हमला हुआ है, इससे पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन उसको वो छुटपुट बता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के लॉन्चर साइट के ऊपर हमला किया, उसकी बोट जो माइन बिछाने जा रही थी उसके ऊपर हमला किया। उधर ईरान ने भी हमला किया, एक दूसरे के टैंकर पे हमला किया, और अब अमेरिका ने केशम आइलैंड के ऊपर हमला किया, खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया। उससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब किया। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कुवैत और बहरीन में हमला किया। अब जो कुवैत में हमला किया, ये उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, वहां की कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। टर्मिनल 1 की एक बिल्डिंग तो बुरी तरह से ध्वस्त भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में लेकिन ये ऐसी स्थिति होने के बाद भी, और ये भी होने के बाद कि ईरान ने ये कह दिया कि अगर इजराइल लेबनान में हमला करता रहेगा तो हम इसे सीज फायर का उल्लंघन मानेंगे। ये सारे कुछ कहने के बाद भी ना ईरान चाहता है कि सीज फायर को तोड़ा जाए, ना अमेरिका चाहता है कि सीज फायर को तोड़ा जाए। यानी दोनों कंट्रीज लड़ना नहीं चाहती। अब अगर लड़ना क्यों नहीं चाहती, पहले एक शब्द, अमेरिका तो इसलिए लड़ना नहीं चाहता कि अगर अगर लड़ाई शुरू हुई दोबारा से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब उसमें से कुछ 10, 20, 30 कुछ तो जहाज निकल रहे हैं। 30 से 35 ऑलमोस्ट। ईरान बाल मंडेब को भी बंद करने के लिए कह रहा है। यानी कि अगर 20% यहाँ स्टॉपेज लगेगा, 12% वहां भी लगेगा। यानी अमेरिका के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का अभी आ रहा है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अमेरिका भी लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, और ईरान इंटरनली कहे चाहे कुछ भी, इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता कि उसके पास लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उसके पास है नहीं। क्योंकि एक जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हुए थे कि इकोनॉमी ईरान की खराब थी, फिर उनके 42,000 लोग मर गए, फिर युद्ध हुआ, फिर दोबारा युद्ध हुआ, और अब तो नेवल ब्लॉकेड लग गया है। अब उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान चाहे जितने प्रॉमिस करे कि जी मैं तो रेल रूट से भेज रहा हूँ, मैं तो कैस्पियन सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो शैडो फ्लीट से भेज रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दबाव तो है। उसके कम से कम 60 ऐसे वेसल्स हैं जिन्हें वापस भेज दिया गया या नहीं जाने दिया गया। तो उसके ऊपर एक दबाव भयंकर आ चुका है। वो लड़ाई, लेकिन क्या ये दबाव, संजीव, एक रिएक्शन आपका फिर यूके देवनाथ सर के पास जाएंगे, क्या ये दबाव सिर्फ ईरान पर ही है, या फिर फ्रांस ने जैसे पिछले दिनों यूएनएससी की मीटिंग कॉल की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? लगातार इजराइल, बहरीन उस पर, लेबनान पर अटैक्स कर रहा है। क्या ये सब कुछ
ट्रम्प की मर्जी से हो रहा है या उनकी मर्जी, या नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि एक्सियस तो कुछ दावा अलग करता है और अमेरिकी यूएस कांग्रेसमैन जो है थॉमस मैसी वो कुछ अलग दावा करते हैं। कुल मिलाकर दुनिया क्या इसी भंवर में फंसी रहेगी और एक एक दिन क्या एक एक घंटा बहुत मुश्किल होता जा रहा है भारत समेत बाकी देशों के लिए? देखिए, इसमें इजराइल की जो भूमिका रही है शुरुआत से, वो हमेशा संदेहास्पद रही है और एक बड़ा वर्ग अमेरिका में ये सोचता है कि युद्ध से जुड़े हुए तमाम बड़े फैसले इजराइल के हिसाब से लिए जाते रहे अभी तक। लेकिन अगर ऐसा था भी तो भी पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें बताया यही जा रहा है कि ईरान द्वारा वार्ता को स्थगित करने के बाद ये एक रियल थ्रेट के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाई पड़ा और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अब युद्ध को आप रोक दीजिए, बहुत हुआ। और देखिए, ये रियल थ्रेट तो था, तभी तो ईरान द्वारा बातचीत को खत्म करने के तुरंत बाद इस तरह की घटनाक्रम सामने आई जिसमें एक दूसरे के ऊपर फिर से हमले शुरू हो गए हैं। यानी कि इजराइल को अब रोका जा रहा है और अगर इजराइल को रोकने में अमेरिका सफल हो जाता है तो जाहिर है कोई निदान निकलता सा दिखाई पड़ता है। वरना ये तमाम बातचीत जो अभी तक पाकिस्तान और दूसरे मध्यस्थों के द्वारा हो रही थी, ये आईवॉश की तरह थी, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल को एक तरफ से हरी झंडी दे रखा था और उसने युद्ध को कब तक चलाना है ये इजराइल के हाथ में छोड़ रखा था। लेकिन अमेरिका को अब लगने लगा है वहां पर इलेक्शंस के दौर आने वाले हैं और ये उनके पर्सनल अप्रूवल रेटिंग्स के लिए बहुत अच्छा नहीं अगर कर रहा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन इजराइल, ग्रेटर इजराइल की जो उसकी अपनी प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो लेबनान, दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से में प्रवेश कर चुका है, वो चाहता है कंसोलिडेट करना। लिहाजा कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट का क्लास इजराइल और अमेरिका में दिख रहा है। अमेरिका प्रिवेल करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए और चीजें जो है वो हाथ से निकल जाए। ईरान और अमेरिका ही असली प्लेयर्स है और इजराइल इस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है। और अगर मान लीजिए कि कल की घटना के बाद एक बार फिर से सेंस प्रिवेल करता है तब तो चीजें बेहतर होती हैं, वरना एक नए युद्ध के दौर के लिए पूरी दुनिया को तैयार होना पड़ेगा और ये बड़ा ही मुश्किल वाला दौर होगा ऊर्जा संकट का, जहां तक सवाल है। मकसूद